वन नेशन वन लैंग्वेज यानी एक राष्ट्र एक भाषा, हमें आखिर इसकी ज़रूरत क्या है और इसके फ़ायदे और नुकसान क्या होंगे, और भारत जैसे कह सकते हैं बड़े और विविधतापूर्ण देश में क्या एक नेशनल लैंग्वेज को अपनाना सही चीज़ है, और अगर अपना भी लिया हम लोगों ने इस चीज़ को, इसके आखिर परिणाम क्या निकलेंगे। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं उमन सिंह कुशवाहा। वन नेशन वन लैंग्वेज यानी एक राष्ट्र एक भाषा काफ़ी बड़ा टॉपिक है डिस्कस करने के लिए। तो हम लोगों ने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट जो ये होने वाला है, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर एक लैंग्वेज के फ़ायदे क्या होंगे, यानी एक नेशनल लैंग्वेज अगर भारत अपनाता है तो इसके फ़ायदे क्या होंगे। और हम लोग इसके दूसरे पार्ट में डिस्कस करेंगे कि वो लैंग्वेज कौन सी हो सकती है, क्या वो हिंदी होगी या इंग्लिश होगी, तमिल होगी, तेलुगु होगी, कौन सी हो सकती है वो लैंग्वेज। तो शुरुआत में वीडियो को हम लोग डिस्कस करेंगे इसके फ़ायदे क्या होंगे, और हम लोग वीडियो के आखिर में डिस्कस करेंगे कि इसके नुकसान क्या होंगे, ताकि आप लोग भी जो है मतलब सोच सके, समझ सके कि वन नेशन वन लैंग्वेज के फ़ायदे क्या हो सकते हैं। तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपके हिसाब से भारत की नेशनल लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए। और हाँ, शुरुआत में मैं एक बात क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि भाषा और कल्चर दो अलग अलग चीज़ें हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में अलग ही होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे इंग्लिश एक लैंग्वेज है यानी एक भाषा है केवल, और कुछ लोगों की ये गलती है या कह सकते हैं हमारे समाज की गलती है कि इन्होंने इसको एक कल्चर बना दिया है। कोई भी भाषा हमें उस राज्य या उस कह सकते हैं देश के कल्चर को समझने में मदद करती है, लेकिन इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि अगर आप कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं तो आप उनके कल्चर को अपनाएं या अपने कल्चर को आप भूल जाएं। तो हम इंडिया में क्या बहुत सारे कह सकते हैं त्योहारों को मनाते हैं, जैसे होली, दिवाली, मुहर्रम, मकर संक्रांति, पोंगल, लोसर, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, दुर्गा पूजा, दशहरा, रण उत्सव, और साथ ही साथ हमारे नेशनल फेस्टिवल, रिपब्लिक डे, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती। और हम लोग अगर यहाँ पे बात करें अपने खाने की, तो खाने में भी भारत में बहुत सारी विविधता पाई जाती है। जैसे मसाला पाव महाराष्ट्र, मक्के की रोटी, सरसों का साग हमारे पंजाब, कोसा वेस्ट बंगाल का, ढोकला कह सकते हैं गुजरात का, फिर पोंगल हमारे तमिलनाडु में फेमस है, फिर उसके बाद हमारे कहते हैं लिट्टी चोखा हमारे बिहार का, और फिर आप यूपी को तो भूल ही नहीं सकते हैं। तो आप इन जब त्योहारों को, खाने चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे तो आप में से हो सकता है शायद ही कुछ लोग हो जो इन सारी चीज़ों को जानते हों, और इसमें कोई गलत चीज़ भी नहीं है। तो ये सेम होती है हमारे लैंग्वेजेस के साथ। भारत में इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं कि हम लोग उनके नाम तक याद नहीं रख पाते हैं। तो आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि पूरे भारत के लिए आप एक लैंग्वेज की कल्पना करें या एक नेशनल लैंग्वेज की आप स्थापना करें भारत में। और सबसे ज़रूरी चीज़ कि भारत में अभी कोई भी एक ऐसी लैंग्वेज नहीं है जो पूरे भारत में बोली जाती हो या पूरे भारत में समझी जाती हो। और हमारे संविधान के 344A और जो 351 आर्टिकल्स हैं उनके अनुसार भारत में जो है 22 कह सकते हैं ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, जिनके नाम आप कह सकते हैं हिंदी, इंग्लिश, असमी, बंगाली, बोडा, डोगरी, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोलांकी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़ियन, पंजाबी, संस्कृत, संथी, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। यानी इतनी सारी लैंग्वेज है कि नाम भी आप नहीं याद रख सकते सबके। भारत के एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर आप कह सकते हैं यहाँ पे ट्रेडिशन बदलते हैं, यहाँ पे कल्चर बदलते हैं, यहाँ के रीति रिवाज बदलते हैं, और यहाँ की लैंग्वेजेस बदलती है। लैंग्वेजेस का तो यहाँ तक कहा जाता है कि हर किलोमीटर जैसे यहाँ पानी बदलता है, वैसे यहाँ पर हर किलोमीटर यहाँ पर लैंग्वेज बदलती है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक जो जुलाई 2018 में आई थी, बताया गया कि इंडिया में करीब जो 19,500 मदर लैंग्वेजेस हैं। मदर लैंग्वेजेस क्या होती है, यानी मातृभाषा, जो बच्चे अपने बचपन में कह सकते सीखते रहते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई है यहाँ का लैंग्वेज सिस्टम। तो ये बात रही हमारी डाइवर्सिटी की, यानी इंडिया में लैंग्वेजेस के मामले में कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। तो आखिर हम लोग को एक लैंग्वेज की ज़रूरत क्या है और इसके फ़ायदे नुकसान क्या होंगे। और रही बात कि इंग्लिश या हिंदी कौन हो गई हमारी नेशनल लैंग्वेज, तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे अपने अगले पार्ट में। तब तक आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपकी राय क्या है कि भारत की नेशनल लैंग्वेज किसे बनाना चाहिए। अगर आपके पास कोई रीजनिंग भी है तो आप रीजनिंग भी सहित भी जो है कमेंट कर सकते हैं। अगर हम बात करें एक नेशनल लैंग्वेज होने के फ़ायदे क्या क्या हैं, तो हम इसको पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। तो हमारी पहली चीज़ आती है यूनिटी, यानी एकता। अब भारत में कह सकते हैं आप अनेकता में एकता का एक बहुत अच्छा स्लोगन चलता है और दुनिया भी इसे मानती है। लेकिन आप अगर ध्यान से देखें अगर, तो भारत को जो विभिन्न राज्य उनको एक कौन करता है, हमारा देश भारत। और हमारे पास दूसरी कोई भी चीज़ है, ना कोई ट्रेडिशन है, ना कोई लैंग्वेज है, ना कोई कलर, ना कोई कपड़े, ना पहनावा, ना खाना, ना त्यौहार। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो भारत को एक बनाती हो, केवल उसकी जो राष्ट्रभक्ति की भावना को छोड़ के। तो एटलीस्ट हमारे पास एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए, चाहे वो लैंग्वेज हो या कोई और चीज़ हो, जो हम लोग को एकता में जो है बांध कर रखे। और सेकेंड और कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारा एजुकेशन सिस्टम। तो अगर प्राइमरी बेसिस पे आप देखें तो बच्चों को दिक्कत होती है स्कूल शिफ्ट करने में। अगर आप इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं तो आप अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं तो आपको बहुत दिक्कत होगी लैंग्वेज के मामले में। और अगर यहीं आप ग्रेजुएशन लेवल पर चले जाएं तो अगर आप इंग्लिश आपको नहीं आती अगर, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है पढ़ाई करने के लिए। और दिक्कत यहाँ ये भी है कि हम लोग जो हमारे पास कंटेंट है, कह सकते हैं जो भी हमारे पास साइंटिफिक कंटेंट है या हमारे पास साहित्य है, उसको हम लोग 22 भाषाओं में नहीं बना सकते जो कि हमारे संविधान में बताई गई हैं। तो इसकी वजह से होता है क्या, या तुमको अपनी नॉलेज को सेक्रीफाइस करना पड़ता है या तुमको हम लोग कठिन परिश्रम करके उन 22 भाषाओं में जो है सेम कंटेंट बनाना पड़ता है।
और एक नेशनल लैंग्वेज होने से हमारे एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट आएगा। और कोई भी मान लीजिए आपको छोटा चेंज भी करना है अगर हमारे कह सकते सिलेबस में या किसी भी चीज़ में, तो वो एक लैंग्वेज में करना वो बहुत आसान चीज़ हो जाएगी। और साथ ही साथ जो हमारे कॉम्पिटिशन के एग्जाम्स है, जैसे हमारा IIT हो गया, नीट हो गया, ND हो गया, ये बहुत सारी लैंग्वेजेस में कराए जाते हैं। तो अगर एक ही लैंग्वेज होगी जिसमें हम लोग सारे एग्जाम कराएं, तो इससे काफ़ी हद तक हम लोगों को मदद मिलेगी एग्जाम कराने में, हमारी रिसोर्सेज की काफ़ी हद तक बचत होगी। और साथ ही साथ आप कह सकते हैं जो हमारे शिक्षक लोग हैं या जो मतलब एजुकेटर है हमारे देश के, हो सकता है किसी को तेलुगु आती है। आप कह सकते हैं तेलुगु में मैं मानता हूँ कि हाँ बहुत हो सकता है अच्छे एजुकेटर हों, बहुत सारे अच्छे लोग हों जिनको तेलुगु आती है, वो तेलुगु में पढ़ाते भी हैं। लेकिन आप इस बात को डिनाई बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे एजुकेटर हैं जो बहुत ही अच्छे हैं लेकिन उन लोगों को तेलुगु नहीं आती, वो तेलुगु में अपना कंटेंट अवेलेबल नहीं करा सकते हैं। तो अगर एक लैंग्वेज होगी तो हम लोगों को कह सकते हैं बहुत सारा नॉलेज मिलेगा और कह सकते हैं हाई क्लास का नॉलेज मिलेगा। और हमारा तीसरा पॉइंट आता है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कम्युनिकेशन, यानी संचार कैसे करना है। हम लोग सूचना का जो आदान प्रदान होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में, या एक लोग से दूसरे लोगों के बीच में, जिनकी लैंग्वेज अलग अलग है, तो होता क्या है इन चीज़ों में कभी कभी इन्फॉर्मेशन का लॉस हो जाता है। यानी आपने इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किया, फिर आपने हिंदी से उसको मराठी में ट्रांसलेट किया, तो यहाँ बहुत ज़्यादा कह सकते हैं इन्फॉर्मेशन का लॉस होता है। तो अगर एक नेशनल लैंग्वेज होगी हमारे पास, तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, हम लोग कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं ऑफिशियली। तो उससे क्या होगा, हमारे जो लोग हैं उनको कम्युनिकेशन करने में काफ़ी हद तक आसानी होगी। और जो हम लोग सूचनाएँ जानकारी निकालते हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में, हो सकता है आप हिंदी में निकाल लें, उर्दू में निकाल लें, इंग्लिश में निकाल लें, या आप असम की लैंग्वेजेस में निकाल रहे हैं। अगर आपके पास एक लैंग्वेज होगी तो सूचना कह सकते हैं बहुत जल्दी से जो है पूरे देश भर में फैलेगी। और चौथी चीज़ आती है हमारा व्यापार, यानी हमारा ट्रेड या बिजनेस। तो जो बड़े व्यापारी हैं या कह सकते बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको इस चीज़ एक लैंग्वेज या कह सकते इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो हमारे छोटे व्यापारी हैं जो 2 स्टेट्स के बीच बिजनेस कर रहे हैं, तो उनको लैंग्वेज का काफ़ी इशू आता है। अब जैसे मान लिया कोई उत्तर प्रदेश का बिजनेसमैन है, उसको कर्नाटक में जाकर बिजनेस करना है, तो ऑब्वियसली ये बिजनेस कह सकते हैं हो तो जाएगा, लेकिन उसमें बहुत दिक्कतें होंगी। उसको कह सकते एक आदमी और बैठाना पड़ेगा जिसको कर्नाटक की लैंग्वेज भी आती हो और उत्तर प्रदेश की लैंग्वेज हिंदी भी आती हो। और पांचवी चीज़ आती है हमारा डिफेंस सिस्टम, यानी हमारे रक्षा तंत्र है, या हमारा कह सकते हैं जो रक्षा विभाग है। अब होता क्या जनरली, अब कोई मान लीजिए असम से आया हुआ है, कोई मान लीजिए साउथ से आया हुआ है, या कोई नॉर्थ से आया हुआ है, तो अगर यहाँ पे 3 अधिकारी बैठे हुए हैं, तो अगर उनको इंग्लिश आती है तो बहुत अच्छी चीज़ है, वो आपस में कम्युनिकेशन कर लेंगे। और यहाँ पर दिक्कत ये भी होती है जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लोग होते हैं उनको इंग्लिश भी काफ़ी कम आती है, तो अब उससे कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा हो सकता है हमारे डिफेंस सिस्टम में भी। और ये बात अधिकारियों में तो हो सकता है उनको इंग्लिश आती हो, लेकिन जो हमारे आम सैनिक हैं उनकी इंग्लिश में पकड़ इतनी अच्छी मजबूत नहीं होती है, तो उनको कह सकते हैं कम्युनिकेशन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अब मान लीजिए कोई आया ऐसा बंदा जिसको हिंदी आती है, वो अच्छा नॉलेज जानता है, तो वो हिंदी में ही बताएगा चीज़ों को, और जिनको हिंदी नहीं आती है वो उन चीज़ों को सीख नहीं सकते हैं, कह सकते बहुत दिक्कत होगी उनको सीखने में। और दूसरी चीज़ है हमारा डिवीज़न, यानी बंटवारा। कह सकते हैं ये एक कम्युनिटी के लोग हो गए या एक लैंग्वेज जिनको आती है वो लोग हो गए, वो लोग आपस में ग्रुप्स बना लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं सेना में डिवीज़न हो गया, सेना में बंटवारा हो रहा है, लेकिन ये एक ह्यूमन माइंडसेट है कि जो एक तरीके के लोग होते हैं वो आपस में कह सकते ग्रुप्स बनाते हैं, या आपस में वो लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं। और यहीं से हमारा आता है छठा पॉइंट, एक्सचेंजिंग ऑफ कल्चर, यानी एक दूसरे को कल्चर को जानना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी और के कल्चर को पूरी तरीके से जाने, या आप साउथ के जो कल्चर है क्या वो लोग करते हैं आप पूरा जाने, लेकिन एक आपके पास जो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि साउथ के लोग कैसे जीते हैं या उनकी लाइफ स्टाइल क्या होती है। तो एक लैंग्वेज होने से जो है हम लोग इन सब चीज़ों में काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। इसका मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। अगर मान लीजिए आप किसी कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, या किसी स्कूल के छात्र हैं, या फिर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, अगर आपके यहाँ जो अलग अलग परिवेश से अलग अलग इन्वायरमेंट या कैसे अलग अलग लोग लैंग्वेज के लोग रहते हैं आपके यहाँ, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि जैसे मान लीजिए साउथ के मान लीजिए 4 लोग आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो साउथ के 4 लोग क्या वो आपस में कंफर्टेबल होते हैं, उन लोगों को एक लैंग्वेज आती है, उन लोगों का ट्रेडिशन एक है, तो लोग आपस में बात करते रहेंगे। बहुत मुश्किल है कि वो किसी बाहर के व्यक्ति से जाकर बात करें। जैसे मैं IIT में पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो होता क्या है यहाँ पर अलग अलग कम्युनिटी के लोग आते हैं, कोई असम से आ रहा है, कोई मेघालय से है, कोई साउथ से है, कोई नॉर्थ से है, कोई राजस्थान से है, कोई बंगाल से है। लेकिन हम लोग एक बीच कॉमन है, कुछ लोगों को हिंदी आती है इसमें अधिकतर लोगों को, और जिनको हिंदी नहीं आती है वो इंग्लिश में कम्युनिकेट कर लेते हैं। यहाँ के लोगों को इंग्लिश आती है, लेकिन ये चीज़ जो है बाहर की जगहों पर नहीं होती है। अगर इंग्लिश नहीं आती तो आप कम्युनिकेशन कर नहीं सकते, कल्चर का आदान प्रदान तो होने की बात बहुत दूर की रही। तो ये बस एक छोटा सा एग्जाम्पल था, और इसमें बड़े स्केल के पर आप एग्जाम्पल समझे तो हमारे जब इलेक्शन आते हैं तो हमारे देश की जगह से नेता लोग हैं वो कह सकते हैं जाति, कास्ट, लैंग्वेज, कम्युनिटी, ट्रेडिशन, इन सब के हिसाब से जो है लोगों को बांटते रहते हैं। तो आप कह सकते हैं ये बड़े स्केल का एग्जाम्पल है।
तो अगर आपके पास एक लैंग्वेज आपको आती है, अगर एक ही लैंग्वेज आप में कोई चीज़ सिमिलरिटीज़ है आप सभी लोगों में, ठीक है, तो बांटना थोड़ा सा कहते हैं काफ़ी हद तक कम होगा। तो अगर आप बात करें उत्तर पूर्वी राज्यों की, तो उत्तर पूर्वी राज्यों की क्या वहाँ पे इंग्लिश तो कुछ लोगों को आती है और हिंदी किसी को भी नहीं आती है। तो लोग जो नॉर्थ के एरिया के जो रीजन्स हो गए या साउथ के एरिया के रीजन्स हो, उनमें अगर नौकरी करने जाते हैं या जॉब लेने जाते हैं, तो उनको लैंग्वेज जो इशूज़ है उनका एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम होता है उनके लिए। और ये इशू कैसे सॉल्व हो सकता है? अगर एक लैंग्वेज हम लोग पूरे राष्ट्र में होगी तो ऑब्वियस ये कोई भी कहीं भी नौकरी करने जाएगा तो उसको इतना बड़ा कह सकते हैं इशूज़ नहीं होंगे, उनकी जॉब के लिए या कहते उनको रहने खाने की दिक्कत नहीं होगी इतनी ज़्यादा। तो ये सारी बातें जो मैंने गिनाई आपको, ये सारी बातें हो गई फ़ायदे की। लेकिन अगर हम लोग इस सिस्टम को, अगर वन नेशन वन लैंग्वेज वाले सिस्टम को अगर हम लोग सही से अप्लाई नहीं कर पाएँ तो इसके बहुत सारे नुकसान हैं। हो सकता है देशव्यापी दंगे हो जाएँ। अगर मान लीजिए आपने हिंदी को एज ए नेशनल लैंग्वेज इम्पोज कर दिया कि नहीं हम हिंदी को जो नेशनल लैंग्वेज बता रहे हैं, और आपने कोई प्रॉपर रीजनिंग भी नहीं दी इस पर, तो जो साउथ के लोग हैं हो सकता है इसको अपने ईगो पर ले लें या उनके ट्रेडिशन को वो लोग हानि समझे कि नहीं हमारे ट्रेडिशन का अपमान हुआ है। और यही सेम इंसिडेंस जो हुआ था कह सकते हैं 2019 के हिंदी दिवस पर, जब अमित शाह जी ने हमारे कहा कि नहीं हिंदी को जो एक राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाना चाहिए। तो इस पर जो साउथ के हमारे कुछ सीएम्स हैं उनकी टिप्पणियाँ आई, ठीक है। और यही सेम चीज़ जो हुई थी हमारे कहते हैं आज़ादी कुछ टाइम बाद भी हुई, जब हमारे हिंदी को जो नेशनल लैंग्वेज बनाने की कोशिश की जा रही थी। यहाँ तक कि हमारी जो संविधान सभा थी वो भी इस चीज़ में अलग अलग हो गई कि नहीं हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाना है या इंग्लिश को बनाना है। और ये बात साउथ या नॉर्थ की नहीं है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट के राज्य उनको देखिए अगर, तो उनको ना तो यार हिंदी आती है, ना इंग्लिश सही से आती है, ना ही कैसे तमिल, ना ही तेलुगु, उनको कोई भी लैंग्वेज सही से नहीं आती। उनको केवल अपनी जो लोकल लैंग्वेजेस वही आती हैं। तो वो भी इस चीज़ पे काफ़ी विरोध करेंगे कि नहीं हमारी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज क्यों नहीं बनाया जा रहा, आप हिंदी को ही क्यों नेशनल लैंग्वेज बना रहे हैं, या आप तेलुगु को ही क्यों नेशनल लैंग्वेज बना रहे हैं। और दूसरी चीज़, अगर आपने एक भाषा को जो है नेशनल लैंग्वेज के रूप में मान्यता दे दी या राष्ट्रभाषा आपने उसको बना दिया, तो जो बाकी लैंग्वेजेस हैं, जो कैसे छोटी छोटी लैंग्वेज जो कुछ हज़ार लोगों द्वारा ही बोली जा रही हैं, उनका कह सकते हैं आप कह सकते हैं खत्म होने लगेंगे वो धीरे धीरे, उनके ट्रेडिशन जो है मरने लगेंगे। तो एक प्रॉपर वे में इसका इम्प्लीमेंटेशन अगर नहीं किया गया तो ऑब्वियस ये बहुत बड़ा इससे खतरा होगा हमारे कह सकते हैं ट्रेडिशंस पर, हमारे कस्टम्स पर, हमारे जो कल्चर आ रहा है देश का, यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो हमारा स्लोगन है उस पर एक बहुत बड़ा खतरा बन के आ जाएगी ये चीज़। एक सबसे ज़्यादा जो मिसकंसेप्शन सोसाइटी में फैला हुआ होता है कि हमारी जो भाषा है हमारे देश को रिप्रेजेंट करती है। यार भाषा कभी किसी देश को रिप्रेजेंट नहीं करती है। वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ का जो ट्रेडिशन है, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जो सभ्यता है, वो जो है कह सकते हैं आप एक राष्ट्र को रिप्रेजेंट कर सकती है, ना कि आपकी एक लैंग्वेज। और अगर आप सही से जो है नेशनल लैंग्वेज की इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाएँ तो यार एक नेशनल जो सिक्योरिटी है हमारी, उस पर भी बहुत बड़ा खतरा बनकर आ जाएगी सामने। नेशनल लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट ये भी है कि जैसे मान लीजिए गांव के लोग हैं जिनको नहीं आती हैं, वो केवल अपनी लोकल लैंग्वेज जानते हैं, वो हमारे राष्ट्रीय नेता हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो क्या इंग्लिश या हिंदी में ही बोलते हैं, या कह सकते हैं उनको गुजराती भी आती है। तो वो अगर इन भाषाओं में बोल रहे हैं तो उनको समझ में नहीं आनी ये सारी चीज़ें। इसका सिंपल सा एग्जाम्पल आपको मिलेगा हमारे स्वतंत्रता दिवस पर, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो नेहरू जी ने अपनी स्पीच इंग्लिश में दी, और आधे से ज़्यादा भारतीय का बहुत बड़ा एक सेक्शन था हमारा भारतीयों का या इंडियंस का जिनको इंग्लिश आती ही नहीं थी उस टाइम। तो यानी वो जो हमारे स्वतंत्रता दिवस की जो स्पीच थी वो भी वो लोग सही से नहीं सुन पाए, नहीं समझ पाए। क्यों? क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आती थी। तो मेरा कहने का मतलब बस इतना सा है कि हमारे देश को एक नेशनल लैंग्वेज की ज़रूरत है, हमारे देश को यूनाइट करने के लिए, हमारे एजुकेशन सिस्टम को अच्छा करने के लिए, हमारी जो जॉब्स हैं उनको अच्छा करने के लिए, हमारे व्यापार है उसको अच्छा करने के लिए, और जो हमारे कल्चर का एक्सचेंज जो हमारा भी काफ़ी कम होता है। अगर एक लैंग्वेज है तो वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। हम लोग अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि या कौन सी लैंग्वेज होनी चाहिए, क्या वो इंग्लिश होगी, क्या वो हिंदी होगी, क्या वो तेलुगु होगी, क्या वो तमिल होगी। अगली वीडियो जरूर देखिएगा और कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है नेशनल लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए। तब तक के लिए सीखिए, समझिए और लोगों को ये सारी चीज़ें बताइए। हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।